डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जब हाई रिस्क हो जाए अगर हम क्रेडिट लेते हैं, यानी अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकती हैं। और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बोरोवर को आ सकती हैं, उधार लेने वाले को आ सकती हैं जो बोरोवर है। ऐसी सिचुएशन हमें बतानी एरिया में मोस्टली, क्योंकि जब डिमांड की जाती है क्रेडिट की कोई लेता है तो वो किस लिए लेगा, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगर फार्मर है वो किस लिए ले रहा है, रूरल एरिया में भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाए, खेती करने के लिए, अपनी फसल को मतलब करने के लिए उसमें इन्वॉल्व करेगा वो क्या क्या चीज़ें लेगा इनपुट्स के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, पैसा होता है। एक ऐसा हो जाए ये 3 से 4 मंथ के बीच का जो टाइम होता है फार्मर जिसमें उसे इनपुट्स लेने होते हैं, और जब फिर उसके बाद वो क्रॉप सेल करता है तो ये वो मिनिमम टाइम है जिसके लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है, और सेलिंग तक के टाइम के लिए। क्रॉप का जो लोन है जनरली बिगनिंग ऑफ द सीजन, यानी सीजन के स्टार्टिंग में ही ले लिया जाता है, और रीपे ऑफ द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी फसल पकने के बाद उसको लोन वापस करना पड़ता है। अब लोन वापस करने के लिए एक क्रूशियल ये प्रॉब्लम आ जाती है, डिपेंड ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अब उसको पेमेंट तो जब करेगा जब वो फार्मिंग की इनकम जो हुई है वो कितनी हुई है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो जैसे कि शॉर्टेज ऑफ रेन, बारिश कम हुई है सीज़न की वजह से, तो जो छोटे स्मॉल फार्मर होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है उनको रीपे करने के लिए लोन का अपनी लैंड का एक पार्ट भी सेल करना पड़ जाता है। तो उसने जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन लिया था वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी क्रॉप फेल हो गई, बोरोवर सब प्रॉब्लम में आ गया, क्रेडिट उसको इन लिया था उसने इम्प्रूव करने के लिए अपनी अर्निंग, बट अब क्या हो गया उसकी वर्स ऑफ देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो गई, हाई रिस्क सिचुएशन हो गई। बोरोवर अब डेब्ट ट्रैप में आ गया। डेब्ट ट्रैप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम कोई लोन लेते हैं और उसको चुका नहीं पाते, उसमें फंस जाते हैं। यानी लोन लेने के लिए फिर से कई बार क्या होता है फार्मर को दोबारा रीपे करना के लिए दोबारा लोन ले जाना पड़ता है, और कई बार उसको ऐसी सिचुएशन आती है कि लैंड का एक पार्ट उसको सेल करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन ऐसी है, पेनफुल है फार्मर के लिए स्पेशल, यानी जो उसको हाई रिस्क में फार्मर्स को डाल देती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन के डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स से बचने के लिए मनी कैसे एक रोल प्ले करती है। यानी डबल कॉन्सिडेंस का मतलब क्या होता है, जब बायर और जो सेलर होता है दोनों अपनी चीज़ को विदाउट मनी यानी बिना पैसे के एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है। तो वो क्या है, उसे बाटर सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली सामान जो होता है एक्सचेंज किया जाता है बिना किसी मनी के। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स में जरूरी है एसेंशियल्स फीचर, ये सब इसका सबसे एसेंशियल फीचर्स है, अगर पेपर में आता है तो आप इसका फीचर्स लिखेंगे। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर्विंग इसका मेन फीचर है। उसके बाद है मनी रिमूव द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, दैट मीन्स अगर मनी होगी तो डबल ऑफ वांट्स जो है इसकी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी एसोसिएशन विद बार्टर सिस्टम में यही आती है स्टूडेंट के, जो ख़रीदार है उसी टाइम पे उसको सेलर भी ढूंढना पड़ेगा अपनी चीज़ के लिए, और जो उसकी चीज़ को ख़रीद सके, क्योंकि वो बिना पैसों के एक्सचेंज हो रहा है सामान के बदले में सामान, तो उसको वो ख़रीदार ढूंढना पड़ेगा। तो ये डिफ़िकल्टी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी भी खरीदारी और सेलर के बीच में कि दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है जब ये एक्सचेंज हो सकता है। अगर वो एग्री नहीं हुआ सेलर, तो बायर के साथ उसकी कोई मीटिंग नहीं हो सकती। तो दोनों की ज़रूरत है। इसमें बोला एग्जांपल में जैसे कि एक फार्मर है, उस वो बुक पब्लिशर जिससे वो बुक लेना चाहता है, तो उसी टाइम पे उसी सेम टाइम पे वो बुक सेल करने के लिए तैयार हो, तभी वो अगर वो अपनी सीरियल्स यानी अपने अनाज को बेचना चाहता है और बुक खरीदना चाहता है, तो उसे बुक पब्लिशर को ढूंढना पड़ेगा जो कि बुक बेच रहा हो। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है कि उसको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो बायर अपनी चीज़ के लिए ढूंढना पड़ेगा, जो उसकी चीज़ खरीद ले और जो उसको पसंद है वो चीज़ दे दे। ऑल हैज़ टू फाइंड बायर फॉर ही सीरियल्स, और उसको जो बायर है वो उसका अनाज ले ले। इफ़ द एक्सचेंज
सीरियल फॉर मनी। लेकिन अगर अनाज बेचने के बाद उसकी जो सामान के बदले अगर उसको मनी मिल जाती है ना, तो वो परचेज कर सकता है कोई भी सामान, कोई भी सर्विस। तो उसको फिर है ना उसके सामान को खरीदने के लिए बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फार्मर है, अगर उसको अनाज बेच के पैसे मिल गए तो वो क्यों ढूंढेगा कोई भी कि भाई उसका अनाज खरीद ले। वो सीधे बुक, उसको पसंद है वो कोई भी बुक ले सकता है, यानी पैसों से वो कोई भी सामान खरीद सकता है। तो ये मनी जो है एक्ट ऑफ मीडियम का काम करती है। अगर मीडियम मीडियम यानी हम मीडियम किसको बना रहे हैं, मनी को बना रहे हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैंक एक मीडिएट का काम कैसे करता है, जिसके पास पैसे हैं, सरप्लस यानी मनी जिसके पास पैसे हैं, और नीड मनी यानी जिसको पैसे की ज़रूरत है, इन दोनों के बीच में एक मीडिएट का काम कैसे करता है। तो उसमें स्टूडेंट इसमें बोला है कि मीडिएट का काम करने का इसमें बोला है, पीपल होल्ड मनी, जो लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसे उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर जब वो विड्रॉ करते हैं कैश डेली, तो पीपल डू नॉट विड्रॉ देयर कैश डेली। तो क्योंकि पीपल तो रोज़ रोज़ कैश निकालते नहीं हैं, तो इसीलिए जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, 15% अपने पास डिपॉजिट ऑन कैश रखते हैं अपने पास, और बाकी सब ताकि डिपॉजिटर को अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसे दे सकें। अदरवाइज जो विड्रॉवल मनी फ्रॉम द बैंक ऑन गिवन एनी डे, कभी भी कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है तो 15% वो अपने पास रखते हैं और उससे वो पे कर सकते हैं बैंक अपने उसको। और फिर क्या करते हैं उसके बाद, पर्टिकुलर डे ओनली सेम ऑफ द डिपॉजिटर कम टू विड्रॉवर विड्रॉ। अगर कोई भी डिपॉजिटर्स विड्रॉ करने के लिए आता है कैश, तो बैंक उसको मैनेज कर सकता है अपने 15% कैश से। जो उसने 15% कैश रखा है अपने पास, उससे वो उसको दे देता है डिपॉजिटर को जिसने पैसे डिपॉजिट करे हैं। और बाकी का जो एक्सटेंड लोन है, जिसको पैसों की ज़रूरत है, बाकी पैसे उसको दे देता है बैंक। यानी जिसने पैसे बैंक में जमा करे हैं डिपॉजिटर ने, उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो पैसा होता है बैंक आगे जिसको ज़रूरत होती है उसको लोन दे देता है। और 15% कैश अपने पास रखता है ताकि कभी किसी भी डिपॉजिटर को ज़रूरत है कैश की तो वो आके कैश ले ले। यहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट्स जिनकी होती है उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो बैंक यहाँ पे एक मीडिएटर का काम कर रहा है। इन दिस वे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में, जिसके पास सरप्लस मनी यानी पैसे एक्स्ट्रा हैं और जिनको नीड है, उनके बीच में एक रोल प्ले करता है बैंक। और हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है लोन पे, जो कि वो देता है किसको, जो डिपॉजिट है उसके पास, बर्थडे ऑफर ऑन डिपॉजिट। यानी जो लोन वो ऑफ़र कर रहा है, डिपॉजिट है जो उसके पास, वो उस पर हायर रेट इंटरेस्ट लेता है। एंड और जिसने पैसे डिपॉजिट किए हैं उसको क्या देते हैं, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम देते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है तो वो इनकम होती है बैंक की। यानी जो बैंक चार्ज है हायर, वो तो लोन पे लगाया, लेकिन जो हायर से जो थोड़ा बहुत, जैसे कि मानो आप इंटरेस्ट 10% उसने लोन देने वालों को लगाया बैंक ने, और 5% वो डिपॉजिटर जिसने जमा करा है उस पे लगाया। तो बीच का जो डिफरेंस है 5% का, वो इसकी इनकम हो गई बैंक की, क्योंकि उसने 10% लिया है उससे, बोरोवर जो उससे लोन ले रहा है, और जो डिपॉजिटर है उसको फिर 5% दिया है। तो यहाँ पे बैंक की इनकम हो जाती है और एक मीडिएट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट बोला है 10 रुपीज़ का नोट है और रिटर्न ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस, क्या क्या उस पर लिखा होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, गारंटी बाय, जो कि गारंटीड होता है कि ये गवर्नमेंट द्वारा है। रिटर्न ऑन द टॉप, सबसे टॉप के ऊपर ये लिखा होता है अगर आप उसके नोट पे देखेंगे। तो फिर उसमें बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स बिहाफ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, के बिहाफ पे रिजर्व बैंक जो है वो नोट को इशू करता है। इस स्टेटमेंट को अथोराइज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे किया जाता है। दैट इज़ इंडियन लॉ, और ये इंडियन का लॉ है। और लीगलाइज अगर हम देखें तो जो यूज़ रुपीज़ है वो मीडियम ऑफ पेमेंट है, कोई भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी इंडिया के किसी भी सेक्शन में। यानी जो एथोराइज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगने की वजह से ये साफ़ हो जाता है कि वो पेपर नहीं है, सिर्फ एक उसकी एक वैल्यू है और कहीं भी उसकी वैल्यू है। उसके बाद बोला वाई डू वी नीड एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। आपने देखा कि जो फॉर्मल है यानी बैंकों से लोन या कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, सोसाइटी हैं, वो क्यों इंक्रीज़ होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि स्टूडेंट, सीधी सी बात है, अगर ये जो
इंक्रीज हो जाएंगे ये फॉर्मल, तो जो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं चाहे रूरल एरिया में अर्बन एरिया में, तो वो कम होगा। ऊपर से डेवलपमेंट भी होगा क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम इंक्रीज होगी और उससे सीधी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो वो कैसे होगा उसको हम देखेंगे। वी नीड एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंडिया ड्यू टू सम रीज़न, कुछ रीज़न है उसके बेस पे हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि मनी लेंडर या फिर एग्रीकल्चर ट्रेडर होते हैं, वो चार्ज लगाते हैं हाई इंटरेस्ट ऑफ लोन, यानी जब लोन देते हैं फार्मर को, जैसे 5% चार्ज मंथ का अगर वो लगा रहे हैं तो बैंक का चार्ज 10 या 15% होता है पर एनम। सोचो कितना ज़्यादा, वो साल का लगा रहा है बैंक, वो पर मंथ लगा रहा है। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो इनकी इन बोरोवर की जो इंक्रीज इनकम थी, इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर, वो नहीं बढ़ पाती है, वो लिटिल रह जाती है, बहुत कम उसका अमाउंट रह जाता है। वो उसका लोन दे दे वही बहुत बड़ी बात होती है। तो फार्मर हु टेक लोन्स फ्रॉम अ ट्रेडर, और अगर जो फार्मर है लोन लेता है ट्रेडर से, तो कई बार फोर्स करते हैं कि अपनी क्रॉप हमें ही बेचो, यानी ट्रेडर जो व्यापारी होता है उसी को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लो प्राइस पे। रिजल्ट ये होता है कि फार्मर सफ़र करता है बहुत सारी प्रॉब्लम, और ट्रेडर जो है व्यापारी वो प्रॉफिट लेता है सेलिंग करके, क्योंकि वो अपने पास स्टोर कर लेता है और जब उसके अच्छे प्राइस मिलते हैं हायर प्राइस में उसको सेल कर देता है। तो यहाँ पे लोन लेने की वजह से फार्मर जो प्रॉब्लम में फंस जाता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि हायर इंटरेस्ट मीन द बोरोवर हैज़ टू पे अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज अर्निंग, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसकी अर्निंग का सोर्स भी कम हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट में सब कुछ रीपे हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लोन तो उसके साथ साथ है ही, इंटरेस्ट वो पे करने से उसकी इनकम बहुत कम हो जाती है और ये सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो लोन लेता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है ट्रैप की भी बोरोवर के लिए, यानी उसकी इनकम इतनी होती नहीं है, उसका मेजर पार्ट इंटरेस्ट में ही पे करने में चला जाता है और प्रिंसिपल वहीं का वहीं होता है, यानी जितना उसने पहले अमाउंट लिया था तो वो कई बार लोन लेने के लिए भी दोबारा उसको लोन लेना पड़ जाता है। दूसरे अगर हम देखें, अगर बैंक कोऑपरेटिव चार्ज लेस इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट कम होता है। डू नॉट एक्सप्लॉइट, वो एक्सप्लॉइट भी नहीं करते बोरोवर्स को जो उधार ले रहे हैं। तो ये सरकमटांसिस जो अभी हम रीज़न पढ़े हैं, इसकी वजह से ही हमें एक्सपेंस करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को इंडिया के अंदर, क्योंकि ये ज़रूरत है हर किसी को ताकि रिसीव हो सके लोन सबको आसानी से। और सबको लोन मिलेगा तो सीधी सी बात है कि ईज़िली सब अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, लीड अ हायर इनकम हो सकती है। पीपल कुड दे बोरोवर चीपली, अगर उनको मिल जाएगा तो बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता लोन अगर उन्हें मिल जाता है तो बहुत बेनिफिट रहेगा। द फॉर्मल क्रेडिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू बेनिफिट द पुअर फ्रॉम द चीपर लोन, और सस्ते लोन से जो पुअर हैं उनको भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और डेब्ट ट्रैप से बच सकते हैं, तो सीधे सीधे डेवलपमेंट में उनका रोल होता है। इट मे बी एडेड द चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इन क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसीलिए अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, चीप सस्ता लोन अवेलेबल कराना होगा, जिससे कि क्या होगा, जो फार्मर हैं या फिर जो बोरोवर है अर्बन में हो या कहीं भी हो, तो वो अपने आप को ड्रैप ट्रैप से बचा सके, प्रॉब्लम जो उसके साथ हैं उससे बचा सके अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक आइडिया बिहाइंड द SHGS फॉर द पुअर के लिए, इसका मेन आइडिया क्या है, क्यों है ये SHG जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस एक्सप्लेन करो, अपने शब्दों में समझाओ। द बेसिक बिहाइंड ऑफ SHGS इज टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज द पुअर, ये पुअर को फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुअर स्पेशली वुमेन की बात करें तो वो इस ग्रुप को बनाती हैं। और ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है, और ये इसलिए होते हैं स्टूडेंट, दे ऑल्सो प्रोवाइड टाइमली लोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेस्ट रेट विदाउट कोलेटरल, यानी बिना गिरवी रखे सामान के ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इसके जो उद्देश्य हैं ग्रुप के वो ये हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो पुअर होते हैं स्पेशली वुमेन, वो इनको बनाती हैं, सेविंग होती है उनकी छोटी छोटी खुद मेंबर की, वो सेविंग करते हैं और विदाउट कोलेटरल के बिना गिरवी रखे सामान लोन देते हैं। और
टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, और बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए लोन देते हैं। रिस्पॉन्सिबल जो इनका रेट होता है बहुत कम होता है। इजी ऑफ टर्म कंडीशन होती है वापस करने की। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें मीटिंग भी होती है, डिस्कस करते हैं, एक्ट ऑन वैरायटी सोशल इश्यूज़, जैसे कि जो फीमेल्स हैं उनके ग्रो करने के लिए, या फिर सोशल में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इनसे इन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। तो मीटिंग डिस्कशन करते रहते हैं। तो इसमें 15 to 25 मेंबर्स होते हैं, गांव के ही होते हैं, नेबर्स होते हैं। इसमें जो लोन होता है वो भी डूबने का रिस्क नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट सब जानते हैं एक दूसरे को, तो ईजिली लोन वापस ले सकते हैं। क्योंकि बैंक का पैसा एक बार मर सकता है, लेकिन जो ये ग्रुप्स होते हैं आपस में इन्होंने मिलके बनाए होते हैं, और अगर कोई एक बार लोन पे नहीं करता है तो जितने भी मेंबर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई वो देखें अब किस तरीके से लोन जो है वो पे करना है या उससे वापस लेना है। तो ये सारी कंडीशंस वो पहले ही मेंबर तय कर लेते हैं और मीटिंग करते रहते हैं, वही सारे ये रूल बनाते हैं। उनके पास जब ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसके बेस पे वो बैंक से भी लोन ले लेते हैं, जब 2-3 साल हो जाते हैं कि हमारे पास इतना फंड है, आप हमें लोन प्रोवाइड करो। तो ये बहुत हेल्पफुल होती हैं पुअर्स के लिए, जो कि बिना गिरवी रखे सामान ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीज़न बाय बैंक्स माइट टू बी विलिंग टू लैंड टू सर्टन बोरोवर्स। दैट मीन्स ऐसा रीज़न बताओ कि बैंक जो है वो क्या रीज़न है जो कि इच्छा नहीं है उसको उधार लेने वाले को उधार देने की, किन कंडीशन पे उसको ऐसा लगता है। उसके कुछ रीजंस हैं स्टूडेंट ऐसे, जिसकी क्योंकि बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स की होती है, कोलेटरल चाहिए उसको, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन चाहिए, तो उसको डॉक्यूमेंट्स जैसे सैलरी स्लिप हो गई, या हाउस प्रॉपर्टी हो गई कोई, या फिर इनकम स्टेटमेंट हो गई, या फिर गिरवी रखने के लिए कोई सामान हो गया, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अगर पर्सन के पास नहीं है तो वो फेल हो जाता है एंड मीट टू दिस रिक्वायरमेंट, अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तो। बोरोवर जो है उधार लेने वाला, नॉट रिपेड प्रीवियस लोन, अगर उसने प्रीवियस लोन पहले वाला लोन नहीं दिया है तो बैंक माइट नॉट बी विलिंग, तो वो भी उसको इच्छा नहीं होगी कि वो उनको लोन दे दे। एंड बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड अ एंटरप्रेनर हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस विद द हाई रिस्क, और जो एंटरप्रेनर यानी जो उद्योग पहले से ही थोड़ा सा रिस्क में चल रहा है उसको भी बैंक लोन नहीं देगा। तो ये बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बैंक लोन नहीं देता है। प्रिंसिपल जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक का यही रहता है हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मेंबर्स नंबर ऑफ एक्सपेंसेस जितने वो खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट होना चाहिए। एंड ये मेन जो लोन है वो बिल्कुल जो उसकी पॉलिसी है इन्वेस्ट वो इसी उसमें करते हैं। जुडिशियस लोन हो विच इंश्योर फेयर एंड स्टेबल रिटर्न ऑन द फंड, जिससे आसानी से उन्हें लोन मिल सके। तो ऐसी जगह ही बैंक अपना लोन देना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरप्राइज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, वाई इज दिस नेसेसरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या काम करता है बैंक के लिए, और ये ज़रूरी भी क्यों है। मॉनिटरिंग का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मॉनिटर करना मनी बैंक के पास कितनी है और कितना कैश बैलेंस उसने रखा हुआ है अपने पास, और कितना उसने लोन दे दिया है। तो ये सारी डिटेल रिजर्व बैंक निगरानी रखता है बैंक की, नॉट जस्ट टू प्रॉफिट नेरिय बिजनेस से। वो ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ उन्हीं को तो लोन नहीं दे रहा जो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको प्रॉफिट होता है, बट ऑल्सो स्मॉल कल्टिवेटर, जो छोटे छोटे कल्टिवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोरोवर हैं, उनको भी लोन दे रहा है या नहीं दे रहा। समय समय पर ये रिजर्व बैंक जांच करता रहता है, और सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को बैंक को सबमिट करनी होती है, कितना वो लोन दिया है उसने, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। तो ये करनी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है रिजर्व बैंक को। और ये फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं आउटलेट टू ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये बैंक जो देते हैं लोन आउट मोर मनी देन दे सपोज टू, एज दे कैन लीड टू सिचुएशन लाइक अ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 यूएसए, जनरली इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक एज वेल। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन महामदी में आई थी, तो जो यूएसए ने फेस करी थी, बहुत सारे बैंक बंद हो गए थे, तो ग्रेटली इफेक्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक में। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि ये भी श्योर करता है रिजर्व बैंक की कहीं बैंक ऐसे सिचुएशन में ना आ जाए कि
उसको मतलब प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये चीज़ें प्रिजर्व रखना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि वो इक्वलिटी देखे फाइनेंस सेक्टर के अंदर, यानी गरीब और अमीर को बराबरी का लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट में उसने बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट है कि किस तरीके से जो क्रेडिट है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एनालाइज रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में रोल क्या है किसी भी जिसको कह सकते हैं क्रेडिट का, तो वो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोरोवर्स से हेल्प हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि वो लोन लेगा, स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करेगा जिससे कि इनकम इंक्रीज़ होगी और इकोनॉमिक ग्रो होगी। तो ये कंडीशन है। और अवेलेबल टू द पुअर पीपल रीजनेबल टर्म, और रीजनेबल टर्म पे कंडीशंस में ईज़िली उनको लोन मिल जाता है पुअर पीपल्स को, और इम्प्रूव होती है इकोनॉमिक कंडीशन जिससे कि डेवलपमेंट हो गई होगा। तो क्रेडिट हेल्प हो सकता है और इंक्रीज़ करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि क्रेडिट है लोगों को मिलता है, उससे ग्रो क्रॉप्स बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, इंडस्ट्री ट्रेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का ही रोल है अगर कोई भी करता है, रोल क्रेडिट लेता है। तो मानव नीड्स अ लोन टू सेटअप स्मॉल बिजनेस, मानव को लोन की ज़रूरत है और मानव क्या करता है, उधार लेता है बैंक से, मनी लेंडर से। तो डिस्कस करना है इसमें कि वेदर बोरोवर फ्रॉम बैंक और द मनी लेंडर बेसिस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी मानव डिसाइड करता है लोन लेना बैंक से, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेगा और कुछ कोलेटरल गिरवी रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये सारी चीज़ें देखेगा। मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे रीपेमेंट करनी है, इसे ये है स्टूडेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो कि मानव देखेगा लोन लेने के लिए। एंड डिपेंडिंग दिस फैक्टर एंड कोर्स ईजियर टर्म ऑफ रीपेमेंट, और डिपेंड करेगा लोन लेना मानव का कि ये ईजी रीपेमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बोरो वो उधार लेगा फ्रॉम द बैंक या मनी लेंडर, किससे लेगा मनी, तो ये डिसाइड करेगा मानव, इन चीज़ों को देखेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि मानव जो है लोन अपने बिजनेस के लिए अगर वो लेता है तो बैंक से लेगा या मनी लेंडर से लेगा, किससे लेगा, तो किस बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। तो स्टूडेंट ये इस बेसिस पे डिसाइड करेगा, चारों चीज़ें देखेगा मेरे लिए किससे लोन लेना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट 80% फार्मर हैं जो स्मॉल फार्मर हैं और कल्टीवेट हैं इंडिया के अंदर, तो उनके लिए अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन है। इसमें बोला है वाई माइट बैंक अनविलिंग टू लैंड स्मॉल फार्मर्स, यानी क्यों बैंक स्मॉल फार्मर्स को लोन नहीं देता है। ये हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे।